जरा सोचिए, 100 से ज्यादा लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के देश में बंधक बना लिए गए हैं और घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो सवाल यह है कि कोई अपने 100 से ज्यादा लोगों को जो 4000 किलोमीटर दूर किडनैप हो चुके हैं, उन्हें छुड़ाएगा कैसे? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि इजराइल के लिए एक कह सकते हैं एक नामुमकिन सी पहेली थी। सोचिए, जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब क्या? इसका जवाब मिला हिम्मत, प्रिसीजन और एक ऐसी प्लानिंग में जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 27 जून 1976। एक बिल्कुल आम सी फ्लाइट जो कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस का सेंटर बनने वाली थी। तो देखिए, 27 जून 1976 की सुबह एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ती है। सब कुछ नॉर्मल था। एथेंस में एक स्टॉपओवर होता है और वहीं 4 लोग प्लेन में चढ़ते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। इनके बैग्स में बंदूकें थी, ग्रेनेड थे और टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद ही खेल बदल गया। उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और पायलट को प्लेन लीबिया की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब ये हाईजैकर्स कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं थे। इनमें से 2 फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप PFP-EO के थे और 2 थे एक जर्मन लेफ्ट विंग ग्रुप से। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें दुनिया भर की जेलों में बंद अपने 53 साथियों को छुड़वाना था। तो ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लीबिया में रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में उड़ने लगा, युगांडा। और यहीं एंटेबे एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में इस पूरी कहानी का सबसे डरावना चैप्टर शुरू होने वाला था। जैसे ही प्लेन एंटेबे में लैंड हुआ, हाईजैकर्स ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी रूह कांप गई। उन्होंने पैसेंजर्स को उनकी नेशनैलिटी और उनके धर्म के आधार पर अलग अलग करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही क्रूर सिलेक्शन प्रोसेस था। जितने भी गैर इजरायली और गैर यहूदी यात्री थे, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यहीं पर एक कमाल की बात हुई। जो एयर फ्रांस का क्रू था, उन्होंने अपने पैसेंजर्स को अकेला छोड़ने से साफ मना कर दिया और खुद भी बंधक बने रहने का फैसला किया। और ये जो लोग रिहा हुए थे ना, अनजाने में इनसे इजराइल को बहुत बड़ी मदद मिल गई, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बताया कि अंदर कितने हाईजैकर्स हैं, उनके पास क्या हथियार हैं और टर्मिनल का लेआउट कैसा है। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी। तो डिमांड क्या थी? बिल्कुल सीधी और साफ, 53 कन्विक्टेड मिलिटेंट्स की रिहाई, और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो धमकी थी एक एक करके बंधकों को मारने की। टाइम तेजी से हाथ से निकल रहा था और इस सब के बीच में एंट्री होती है युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की। दुनिया को दिखाने के लिए वो कह रहा था कि मैं तो बस एक मीडिएटर हूं, मैं बीच बचाव कर रहा हूं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे वो हाईजैकर्स की पूरी मदद कर रहा था, उन्हें और हथियार दे रहा था, अपने सैनिक दे रहा था। मतलब वो एक डबल गेम खेल रहा था। अब देखिए, समय बीता जा रहा था। हाईजैकर्स के मांग मान लेने का मतलब था आतंकवाद के सामने झुक जाना। इजराइल में आर्मी और सरकार दोनों मिलकर एक ऐसे सोल्यूशन की तलाश में थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि बातचीत तो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एंटेबे का वो पुराना टर्मिनल जहां बंधकों को रखा गया था, उसे सालों पहले एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। सोचिए जरा, अचानक उनके पास उस बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट आ गया। एक एक गलियारा, एक एक दरवाजा, सब कुछ उनकी नजरों के सामने था। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। और इसी क्रूशियल जानकारी के दम पर एक अविश्वसनीय और बहुत ही हिम्मत वाली योजना बनाई गई। नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल था, इतनी तेजी से हमला करो कि दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही ना मिले और बंधकों को लेकर वापस आ जाओ। और फिर वो रात आई, 3 जुलाई की रात। सारी बहसें खत्म हो चुकी थी, प्लान को गो अहेड मिल गया था। 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन रात के अंधेरे में इजराइल से उड़े। उनका मिशन था थंडरबोल्ट। ये फासला कोई मजाक नहीं था, 4000 किलोमीटर। कमांडो को दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना यह सफर तय करना था। वो रेड सी के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए। रात के ठीक 11 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। पहला प्लेन बिना लाइट ऑन किए एंटेबे में लैंड करता है। उसके अंदर से निकलती है एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर्स। ये बिल्कुल वैसी गाड़ियां थी जैसी युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन इस्तेमाल करते थे। प्लान यह था कि यह काफिला सीधा टर्मिनल तक जाएगा और इससे पहले कि गार्ड्स को समझ पाएं, हमला बोल दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। इजरायली इंटेलिजेंस को यह बात पता नहीं थी कि ईदी अमीन ने कुछ दिन पहले ही अपनी काली मर्सिडीज को बदलकर एक सफेद मर्सिडीज ले ली थी। तो जैसे ही युगांडा के गार्ड्स ने काली कार देखी, उन्हें शक हो गया। उन्होंने काफिले को रोक दिया। जो सरप्राइज का एलिमेंट था वो खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती थी, स्पीड। कमांडो फौरन गाड़ियों से कूदे और टर्मिनल पर धावा बोल दिया। अंदर घुसते ही वो हिब्रू और इंग्लिश में चिल्लाए, स्टे डाउन, नीचे रहो, ताकि बंधक जमीन पर लेट जाएं और गोलियों से बच सकें। और कुछ ही मिनट में सातों के सातों हाईजैकर्स मारे गए। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट में खत्म हो गया। जब गोलियों का शोर थमा तो दुनिया ने एक ऐसे मिशन की कामयाबी देखी जिसे सब नामुमकिन मान रहे थे। लेकिन इस जीत के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस पूरे ऑपरेशन में क्रॉस फायरिंग के दौरान 3 बंधकों की जान चली गई। एक चौथी बंधक थी डोरा बुलोच, जो बीमार थीं और उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया था। बाद में ईदी अमीन के ऑर्डर पर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इसके अलावा सारे हाईजैकर्स और करीब 45 युगांडाई सैनिक भी मारे गए। इजराइल की तरफ से सिर्फ एक कमांडो शहीद हुआ,
और वो थे इस यूनिट के कमांडर योनाथन नेतन्याहू। वही इस हमले को लीड कर रहे थे। जी हाँ, वो इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। उन्हीं के सम्मान में इस मिशन का नाम बाद में बदलकर ऑपरेशन योनाथन कर दिया गया, उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखने के लिए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट आज भी एंटी टेररिज्म के इतिहास में एक मिसाल है, लेकिन ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और सर्विलांस इतना ज्यादा एडवांस्ड है, क्या इस तरह का कोई मिशन दोबारा किया जा सकता है, या फिर ये इतिहास का बस एक ऐसा पन्ना था जिसे दोबारा कभी नहीं लिखा जा सकेगा?